गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अरे वीडियो आया बेटा, क्या नाम है? ये बच्चा दिख रहा होगा अभी सबको, पंकज। हाँ सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ सर आ रही है। वीडियो साफ दिख रहा है, बोर्ड? हाँ सर साफ दिख रहा है। क्यों, लाइट की आवश्यकता थोड़ी है, लाइट लगा रखी थी हमने। चलो गुड मॉर्निंग अदिति, गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज? चलो देखिए बेटा, कल हमने पढ़ा था उसी चीज को हम दोबारा पढ़ते हैं। एक चीज हमने देख ली, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, क्लियर था? इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हम देखी थी, और हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमने प्राथमिक क्रियाओं के दौरान के अनुसार देखें तो हमने सबसे पहली प्राथमिक क्रिया आखेट, भोजन एकत्रण, दोनों पढ़ लिया था बेटा। एक एक चीज ध्यान रखना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारी चीजें, ठीक है? भोजन एकत्रण क्या होता है, आखेट क्या होता है, ये हमने देखा था। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्षेत्र। सभी स्टूडेंट एक बार बता दीजिए बेटा, क्योंकि टेक्निकल जो मिस्टेक है उसको दूर करें। बोर्ड साफ आ रहा है क्या, लिखा हुआ साफ दिख रहा है क्या आपको? भाई एक बार बता दीजिए बेटा, फिर नहीं सर सबको दिख रहा है ना? नहीं सर। एक बार लाइट लगाना सर, लाइट लगाना। अब दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा। सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं आ रहा ना? अब लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता सर इसमें। अब आ रहा है क्या? नो सर नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा लिखा हुआ सर। क्लियर नहीं हो रहा। हाँ सर। अब नहीं दिख रहा सर। नहीं सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं आ हाँ रहा सर ना? क्लियर नहीं दिख रहा। अब आ रहा है बेटा लाइट? अब लगवाई से नहीं सर। सर इसमें आप करो, कोई से कोई सेटिंग खराब हो गई। अब आपकी फोटो नहीं आ रही। दिख रहा है? हाँ अब दिख, आपकी फोटो आ गई। दिख रहा है बेटा? साफ आ रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। नहीं आ रहा सर साहब। सर ये प्रॉब्लम है, ये कल भी क्या अब सही आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं आ रहा, बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिख रहा बिल्कुल भी? नहीं सर। क्लियर नहीं दिख रहा। लाइनिंग दिख रही है कि बीच में आपको वीडियो में? नो सर। मेरा टाइम खराब हो रहा है सर। अजमेर में बकरी चराने गई। आप नहीं आ रहा। अभी पहले चल रहा था वो ठीक था क्या आपका? नो सर। जो आपने पॉलिटिकल साइंस की क्लास ली थी वो ठीक थी क्या?
यस सर। हाँ वो दूसरे Yes, sir. कैमरे से थी सर, ये दूसरे कैमरे से है। वही ले आओ सर। हाँ? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। देखो आप, अभी भी नहीं आ रहा क्लियर? नहीं सर। नहीं सर। अब ये टेक्निकल टीम है, ये भी अभी बोल रहे कि इससे अच्छा नहीं हो सकता इसमें, ये कोई ठीक सर, हम कहाँ से देखें? कैमरे को पास लगा लो। हाँ वही करना पड़ेगा, कल करना पड़ेगा, तो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरी आवाज तो बोल क्लियर बोल आ के रही है? लिखा मेरी दो सर। आवाज से समझ लो टाइम खराब करने से क्या कि अपने पास 40 मिनट का समय मिलता है, और इसमें क्या बोल है बोल कि के लिखा दो। 50 मिनट। सर वो नोट्स के लिए बोल। सर वो नोट्स भी नहीं मिले मेरे को। नोट्स बेटा जो मिलेंगे आपको बाकी वाले मिल जाएंगे। कल के नोट्स तो देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम क्या है, हमने 5 पढ़ाए थे आपको, वो एक एक करके 5 लेसन में करेंगे। आपको परिभाषा लिखनी थी, ठीक है ना? आप पूरी डायरी कल वाले वीडियो में हमें परिभाषा लिखनी थी, ठीक है ना? देखो, भोजन एकत्रण सभी में हमें क्षेत्र याद करना है। कल वाला एक बार रिपीट करता हूँ, कुछ स्टूडेंट नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि वो क्षेत्र जो पढ़ेंगे, ये प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, द्वितीय क्रिया क्या होती है, तृतीय क्रिया क्या होती है, ये तो हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन ये क्षेत्र दोबारा रिपीट नहीं होंगे। इसलिए एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला है आखेट या भोजन एकत्रण। देखो आखेट जो है, वो लोग जहां पर रहते थे उन क्षेत्रों में अपने स्थानीय भागों में जो पशु मिल गया उसी को वो क्या कर लेते थे, मार लेते थे, उसका वो शिकार कर लेते थे और उसका वो अपने भरण पोषण के लिए उपयोग करते थे। ये क्रिया कहलाई आखेट स्थानीय क्षेत्रों में। और कल मैंने आपको बताया भी कि जनजातियां, जो भी जनजातियां है विश्व की, वो सारी जनजातियां इस आखेटक प्रक्रिया को करती थी। कौन सी? विश्व की जितनी भी जनजातियां हैं ये आखेटक प्रक्रिया को करती थी, आखेट को अपनाती थी, ठीक है? जिसमें मैंने कल आपको बताया था कौन कौन सी जनजातियां, एस्किमो है, सेमायट्स है, चकची है, ठीक है, बुशमेन है, ठीक है। ये काफी जो जनजातियां हैं, जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं, सारी जनजातियां लगभग ये आखेट क्रिया को क्या है, अपने भरण पोषण का मुख्य आधार मानती थी, ठीक है? अब इसके साथ साथ उन लोगों ने भोजन को इकट्ठा करने के लिए, कहने का मतलब फल फूल और पेड़ों की पत्तियां हैं उनसे भी अपना जीवन का गुजारा, कहने का मतलब पेट पालने की क्रिया या अपनी भूख शांत करने की क्रिया को ये अपनाते थे। कौन सी में? भोजन एकत्रण से, ठीक है? तो भोजन एकत्रण और आखेट आदिकालीन मानव की पद्धतियां थी जो चलती आ रही थी, और इस पद्धतियों की विश्व में बात करें तो धीरे धीरे बदलाव आया है, और आखेट भोजन एकत्रण के बाद पशुकरण होने लगा, फिर कृषि कार्य होने लगा, और वर्तमान में उद्योगों का विकास होने लगा। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ गई तो ये आखेट भोजन एकत्रण के स्रोत है वो कम हो गए। आखेट तो क्या हो गया, लगभग बंद हो गया, और भोजन एकत्रण का क्या हो गया, व्यापारीकरण हो गया। क्या हो गया? व्यापारीकरण। भोजन एकत्रण का क्या हो गया? व्यापारीकरण हो गया। जैसे पहले जो लोग थे आदिकालीन मानव, पेड़ों की छालों का, फलों का, औषधियों का, ठीक है, इनका प्रयोग करते थे अपने लिए, ठीक है? आज उन्हीं जंगलों से, उन्हीं दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों से, दुर्गम क्षेत्रों से ये जो भी पेड़ों से, आपके जानवरों से मिलने वाले पदार्थ है, इसको किस स्तर पर प्रयोग किया जाता है? व्यापार किया जाता है। इसका क्या कहता है? व्यापार किया जाता है, ठीक है? अब व्यापार के लिए
बड़ी बड़ी कंपनियां, जो दवाई निर्माता कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने इन वनों को जो औषधीय वृक्षों से युक्त है, इनको लीज पे ले रखा है, सरकार द्वारा लीज पे ले रखा है। और इससे इन क्षेत्रों में जाकर के वो औषधियां कलेक्ट करती है और औषधियों को वह दवाइयां जो आपकी एलोपैथिक है, जो भी दवाइयां है वो निर्मित करती है और उनको बाजारों में बेचती है। तो पहले तो बहुत छोटे पैमाने पे मनुष्य उपयोग करता था और आज हम बड़े पैमाने पे इसका उपयोग कर रहे हैं। फलस्वरूप हमारे सामने विकट समस्या उत्पन्न हो रही है कि वनों का ह्रास हो रहा है, वन उन्मूलन हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं, वनों की जो स्थिति है उसमें देखें तो वन क्षेत्रफल में कमी आ रही है। तो ये सारी स्थितियां हैं वो वर्तमान मानव के स्वार्थीपन के कारण उत्पन्न हो रही है। तो प्रश्न आ जाएगा भी कि भोजन एकत्रण का व्यापारीकरण हो रहा है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। उदाहरण आपके सामने है, जितनी भी औषधियां बन रही है उनका क्या हो रहा है, व्यापार होना आरंभ हो गया है, पेड़ों को काटा जा रहा है और बड़े मात्रा में औषधियों का निर्माण किया जा रहा है। और फर्नीचर, जो आपकी लकड़ियां वगैरह है, बहुमूल्य लकड़ियां है, उनको भी क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है और उनको व्यापार के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब क्षेत्र की बात करूं मैं, तो कल भी बताया था भोजन एकत्रण और आखेट के क्षेत्र की बात करें तो मानचित्र के माध्यम से हम देखते हैं किसी को नहीं समझ में आया तो मैसेज कर देना भाई। देखना, इसमें आपके मुख्यतः दो क्षेत्र थे। एक क्षेत्र तो आपके था टुंड्रा प्रदेश, यानी उत्तरी भाग, जिसमें उत्तरी कनाडा और यूरेशिया, यूरेशिया किसे कहेंगे बेटा, यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया का भाग। एक प्रदेश तो ये आ गया, कल बताया था एस्किमोस, लेब्स, सेमाइट्स, याकूत, चकची, इन जनजातियों का क्षेत्र। दूसरा भाग आ गया आपका अमेजन बेसिन और चिली का भाग। इसके बाद हम बात करें मध्यवर्ती अफ्रीका या उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का भाग, क्योंकि जनजातियां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में या दुर्गम क्षेत्रों में रहती है, अति उष्ण में या अति शीत में। इसके अलावा देखें ऑस्ट्रेलिया का भाग और आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग, जिसमें इंडोनेशिया आ गया और ऑस्ट्रेलिया का प्रदेश आ गया। इन प्रदेशों में आपके आखेट और भोजन संग्रहण की जो आर्थिक क्रिया है ये संपादित की जाती है, क्योंकि आज भी यहाँ पे क्या रहती है, दुर्गम जनजातियाँ रहती है। जो जनजातियाँ इन क्षेत्रों में रह करके अपना
भरण पोषण आखेट के माध्यम से और भोजन एकत्रण के माध्यम से करती है। हालांकि सरकारें यहाँ की इन जनजातियों के विकास के लिए क्या कर रही है, अपने प्रयास कर रही है कि जनजातियां जल्द से जल्द जातियों में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो मेरी बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई। पहला टॉपिक आखेट और भोजन संग्रहण। देखो आपको जो टॉपिक है वो तो क्लियर हो जाता है, आखेट क्या होता है, भोजन एकत्रण क्या होता है, क्लियर है। लेकिन मेन चीज क्या समझनी है, क्षेत्र। तो क्षेत्र 2 है, कल भी मैंने इनके बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात आती है पशुचारण की। मैं रहने देता हूं, मैं फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। पशुचारण की, पशुचारण क्या होता है। देखो आदिकालीन मानव ने क्या, एक बार मिटा देता हूं समझा दूं। आदिकालीन मानव ने सोचा कि यदि मैं जानवरों को लगातार मारने ही लग जाऊंगा तो ये जानवर एक न एक दिन क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो जानवरों को नहीं मार करके मैं क्या करूं, उनको पालना स्टार्ट कर दूं। जानवरों को नहीं मार करके उनको क्या करूं, पालना स्टार्ट कर दूं। अब पालने के लिए सबसे पहले उन्होंने जो आदिकालीन मानव थे उन्होंने देखा और उन्होंने खोज की कौन से जानवर है जो पालने योग्य है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी है ना भाई, आप बोलो शेर को पाल लो, शेर को पाल के क्या करे, वो हिंसक जानवर है। तो उसने पालतू जानवरों को क्या किया, जाना, उनका चयन किया और उनको अपने साथ रखने लगे और उनका भरण पोषण भी करने लगे। धीरे धीरे वो लोग इस पे निर्भर हो गए, उन जानवरों पे। वो उन जानवरों पे निर्भर होकर के, मतलब जहां भी जाते उन जानवरों को पानी और चारा मिले उस स्थान का चयन करते और वहां पे रहते। जब तक पानी और चारा मिले तब तक रहते। जब पानी और चारा समाप्त हो गया उसके बाद दूसरा स्थान जो चुन लेते हैं, दूसरे स्थान पे जाते, यही काम करते। तो सबसे पहले पशुचारण जो है, चारण यानी चराना, जिसमें घूमना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है। पालन यानी एक ही स्थान पे पशुओं को पालना, ठीक है। तो पशुचारण पद्धति में 2 प्रकार की पद्धतियां है। एक तो आदिकालीन पद्धति और एक आधुनिक पद्धति। एक तो आदिकालीन पद्धति है और एक कौन सी है, आधुनिक पद्धति है। तो आदिकालीन पद्धति है, इसको कहा गया बेटा चलवासी पशुचारण। क्या कहा गया, चलवासी पशुचारण। और आधुनिक पद्धति है, इसको कहा गया वाणिज्य पशुपालन। क्या कहा गया, वाणिज्य पशुपालन। इसको कहा गया चलवासी पशुचारण और इसको कहा गया वाणिज्य पशुपालन, ठीक है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन। देखो बोर्ड में इन दोनों में आपको अंतर पूछता है कि चलवासी पशुचारण क्या है और वाणिज्य पशुचारण क्या है। अर्थ और क्षेत्र के आधार पे अंतर बताइए। अर्थ और क्षेत्र के आधार पे अंतर बताइए। एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं चलवासी पशुचारण क्या होता है। देखो चलवासी पशुचारण में जो मैं बातें बता रहा हूं, फिर हम अंतर भी करेंगे दोनों का, कि सबसे पहले क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं होती है। जो क्षेत्र हमारे सामने पड़ा है उसमें वो पशुचारण करेंगे। तो एक तो क्षेत्र बड़ा है, असीमित है, क्षेत्र बड़ा और असीमित है। जितना क्षेत्र हमें मिल गया उसमें हम क्या करेंगे, पशुचारण करेंगे। दूसरा, जो हमारे पास में पशु है वो भी एक कैटेगरी का नहीं है। एक कैटेगरी के मतलब एक ही
प्रकार के पशु नहीं है। मतलब आप भैंस पाल रहे हो तो एक भैंस नहीं है उसमें, भेड़ पाल रहे तो भेड़ ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास मिलने जुले पशु है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के पशु हमारे पास में है, ठीक है। दूसरा, तीसरी बात, उद्देश्य जो हमारा है, जो पशुधारण कर रहे हैं उसका उद्देश्य हमारा है जीविका या जीवन निर्वाह करना। कोई व्यापार का उद्देश्य नहीं है हमारा, कोई व्यापार का उद्देश्य नहीं है। क्या करना है? जीवन निर्वाह करना है। इसके अलावा जो पशुचारण कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। और जो पशु क्षेत्र है, एक स्थान से कहाँ जा रहे हैं, दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। और क्या ढूंढ रहे हैं? चारा व पानी। क्योंकि हमें तो मतलब ही नहीं है, हम तो किसके लिए जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने पशुओं के लिए। तो पशुओं के लिए क्या ढूंढ रहे हैं? चारा और पानी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? चारा और पानी। चारा और पानी मिला, वहां हम रुक गए और उतने दिनों तक रुके रहे जब तक चारा और पानी उनको मिलता रहे। पशुओं को पालने के लिए उन्होंने जिस पद्धति का यूज किया वो थी जीविका निर्वाह या जीवन निर्वाह। उसी उद्देश्य से उन्हें केवल वो उनकी निर्भरता किस पे थी? केवल पशुओं पे थी। और पशुओं के लिए चारा और पानी की प्राप्ति करने के लिए वो काम कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अब प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है कि चलवासी पशुचारण जो है विश्व के कौन कौन से क्षेत्रों में हो रहा है। क्षेत्रों को देखने से पहले इसमें एक आया कि चलवासी पशुचारण के लिए कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से पशु पाले गए, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से पशु पाले गए। तो सबसे पहले आपके प्रश्न में आया हुआ है, ये नोट कर लेना ये चीज, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में क्या? गाय और बैल पाले गए। तथा अफ्रीका के सहारा मरुस्थल, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल व एशिया के मरुस्थल में, एशिया के मरुस्थल में आपके भेड़, बकरी, ऊंट मुख्यतया, भेड़, बकरी, ऊंट। ये प्रश्न आया हुआ बेटा, कौन कौन से पशुओं का चयन किया गया। तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल। इसके बाद अफ्रीका के सहारा के क्षेत्र में और एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी और ऊंट। इसके अलावा तिब्बत और एंडीज पर्वत क्षेत्र है, उसमें तिब्बत, ये प्रश्न भी आया हुआ है, तिब्बत दिख रहा है ना यहाँ पे, तिब्बत व एंडीज पर्वत क्षेत्र, तिब्बत और एंडीज पर्वत क्षेत्र, इसमें याक व लामा, याक व लामा, याक व लामा। और ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में रेंडियर, रेंडियर एस्किमो जनजाति है ना, वो रेंडियर पशु है, तो कुत्ते जैसा होता है। इस रेंडियर का उपयोग करती है स्लेज नुमा गाड़ी बनाने में। जो स्लेज होती है वो बिना पहियों की गाड़ी होती है, लकड़ी या मछली की हड्डियों से बनाई जाती है। और ये क्या होती है? बिना पहिए की गाड़ी होती है। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय और बैल, अफ्रीका के सहारा और एशिया के मरुस्थल में
आपके भेड़, बकरी और ऊंट। तिब्बत व एंडीज पर्वत क्षेत्र में याक और लामा, याक और लामा। बंद कर दिया। पूर्वीय प्रदेशों में रेंडियर। ये आपके मुख्य पशु जो चलवासी पशुचारण के दौरान जनजातियों द्वारा चिन्हित किए गए और पाले जाते हैं। जनजातियों द्वारा क्या किए गए, चिन्हित किए गए और पाले जाते हैं। ठीक है, देखिए समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। एक तो क्या है, क्षेत्र सीमित है, विभिन्न प्रकार के पशु है, एक प्रकार का पशु नहीं होता। उद्देश्य जीवन निर्वाह करना, केवल भरण पोषण करना है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं केवल चारे और पानी के लिए। और पशु पाले अफ्रीका में गाय बैल, सहारा और एशिया में भेड़ बकरी ऊंट, और तिब्बत में एंडीज, तिब्बत और एंडीज पर्वतमाला में याक लामा, और ध्रुवीय प्रदेशों में रेंडियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखो, चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्र हैं मुख्यतया, तीनों की बात करते हैं। फिर एक बार मैप बनाना पड़ेगा, छोटा सा बना देता हूँ, दिख जाएगा। समझ में आपको आ रहा है बेटा? यस सर। मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको इसलिए ली है कि बहुत इजी है और जल्दी समझ में आ जाएंगे, इसलिए भाई आपके माइंड में बर्डन नहीं होगा कि कोर्स हमारा बहुत कठिन है, क्या होगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो सबसे पहले लिए। इसमें 3 क्षेत्र आपके हैं। सबसे पहला क्षेत्र है भाई, मानचित्र का ज्ञान तो है, पहले 11th क्लास में पढ़ा भी आप लोगों ने। तो मानचित्र के बारे में जानते तो हो थोड़ा, कि कौन सा महासागर कहाँ है, कौन सा महाद्वीप कहाँ है। जिसको मैंने कहा था उस समय 11th क्लास में, जिसने नॉर्मली ये चीजें देखी है, हमने पूरा मानचित्र हालांकि आपको बताया, लेकिन नॉर्मली जिसने देखा है और जिसने समझा है ढंग से, उसकी तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन जिसने थोड़ा ये समझा है कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर, उसको क्या है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, और उस क्षेत्र में जब किस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो आपके 3 क्षेत्र है। सबसे पहला क्षेत्र है अफ्रीका, ये आपका अटलांटिक महासागर बेटा, अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर का ये पूर्वी छोर हो गया, और अफ्रीका का कौन सा है, पश्चिमी छोर। ये बोल रहे हैं अफ्रीका के पश्चिमी तट, यानी अटलांटिक महासागर के तट से सहारा, ये पूरा चित्र आ गया। ठीक है, सहारा का मरुस्थल आ गया बेटा पूरा। सहारा से होते हैं बेटा ये अरब का मरुस्थल आ गया, अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप पूरा आ गया इसमें। ठीक है, यहाँ सब क्या है, चलवासी पशुचारण है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप से होता हुआ यहाँ पे बताया था मैंने आपको मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया, ये मंगोलिया तक का भाग है,
इसमें आपके क्या किया जाता है, चलवासी पशुचारण किया जाता है। सबसे पहले अरब प्रायद्वीप, कहाँ, अरब प्रायद्वीप एटलांटिक तट, सहारा का मरुस्थल है, एटलांटिक तट सहारा का मरुस्थल है, और इससे होता हुआ कहां तक, मंगोलिया तक का भाग। कौन सा भाग, मंगोलिया तक का भाग। और दूसरा, ये समझ में आ गया पहला। दूसरा, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश, कौन सा, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। और तीसरा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। और यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है बेटा, मेडागास्कर, मेडागास्कर। और एक नाम और भी इसका, मालागासी, क्या नाम है, मालागासी। तो मेडागास्कर और मालागासी का क्षेत्र, मेडागास्कर और मालागासी का क्षेत्र। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, एटलांटिक महासागर जो तट है, तो अफ्रीका के एटलांटिक तट से, उत्तरी अफ्रीका के एटलांटिक तट से सहारा मरुस्थल होते हुए अरब प्रायद्वीप, और अरब प्रायद्वीप से मंगोलिया चीन तक का भाग। दूसरा, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। तीसरा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप। ये 3 क्षेत्र है जो आपके चलवासी पशु चारण के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। कितने क्षेत्र भाई, 3 क्षेत्र है जो चलवासी पशुचारण के मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या इससे रिलेटेड क्या है, तो एक शब्द आता है जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, वो है चलवासी पशुचारण में आपके होता है ऋतु प्रवास। क्या होता है बेटा, ऋतु प्रवास। चलवासी पशुचारण में क्या होता है, ऋतु प्रवास होता है। अब ऋतु प्रवास क्या होता है, देखो होता क्या था कि ये लोग जो चलवासी पशुचारण करते थे, ये ऋतु के अनुसार, तो जानते हो भाई सर्दी गर्मी वर्षा, तो यहाँ पे हम देखें तो वर्षा तो इनको हमारी स्पेशली है, हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी होगा। क्यों, क्योंकि हमारे मानसून प्रभावित होता है। बाकी पूरे विश्व में देखें, अब यहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है इस क्षेत्रों में, वो मध्य सागरीय मानसून की वजह से। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा का विशेष वर्षा की ऋतु नहीं है, तो यहाँ पे 2 ऋतुएं हो गई, सर्दी और गर्मी, सर्दी और गर्मी। तो ये लोग क्या करते हैं, ऋतु के अनुसार अपने स्थान को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं और अपने पशुओं को ले जाते हैं। पहले अपने यहाँ भी जो पूर्वी भारत है, पूर्वी राजस्थान है, वहां पश्चिमी राजस्थान से लोग भेड़ें चराने आते थे। आजकल वहां व्यवसाय जो है वो काफी बड़ा है अन्य क्षेत्रों में, तो वो लोग धीरे धीरे क्या हो गए, बंद हो गए। काफी लोग हैं पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान में भेड़ें चराने आया करते थे। ठीक है, ये रूपरेखा। तो ऋतु प्रवास यानी एक ऋतु में एक स्थान से दूसरी ऋतु में दूसरे स्थान तक जाना, यानी देखो परिभाषा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार जाना क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार जाना क्या कहलाएगा, ऋतु प्रवास कहलाएगा। उदाहरण समझो कि ये जो टुंड्रा प्रदेश के लोग हैं, ये सर्दियों में तो आ जाते थे घाटियों में या मैदानी भागों में, और गर्मियों में चले जाते थे पुनः उत्तरी भागों में। ऐसे ही हमारे क्षेत्र में बात करूं तो भारत की बात है
भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, वहां कुछ जनजातियां जैसे गद्दी है, बूटिया है, गुज्जर है, बकरवाल है, ये जनजातियां सर्दियों में तो आती है घाटियों में, और जैसे ही गर्मियां आती है उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में चली जाती है। तो ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करना, ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करना क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। और ये ऋतु प्रवास किस पे निर्भर करता है? उस क्षेत्र की जलवायु पे निर्भर करता है, उस क्षेत्र की जलवायु पे निर्भर करता है, उस क्षेत्र के ऊंचावच पे निर्भर करता है। मान लो कि एक ही जलवायु है, सभी पूरे भाग में एक ही प्रकार का क्षेत्र है, तो वहां पे ऋतु प्रवास नहीं करते हैं, उसी क्षेत्र में वो रहते हैं, किसी भी मौसम में कहीं वो चला के आ जाते हैं। तो समझ में आ गया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इससे रिलेटेड है, और आपके स्थानांतरित कृषि का नाम सुना है आपने, उससे रिलेटेड भी ये समझ में आ गया। चलवासी प्रसारण क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को ले जाना, चराना, ये चलवासी प्रसारण है। दूसरी बात, एक प्रकार के पशु नहीं होते, अलग अलग प्रकार के पशु होते हैं। पशुओं के लिए वो क्षेत्रों का चयन करते हैं जहां चारा मिले और पानी मिले, ठीक है। और यह ऋतु प्रवास जो करते हैं, यह जो ऋतु प्रवास जो करते हैं वह चारे और पानी के लिए करते हैं, लेकिन जलवायु आधार पे और ऊंचावच आधार पे करते हैं। क्षेत्र कौन कौन से हैं? आपका पहला क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से यानी अटलांटिक तट से अरब मंगोलिया, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश, और तीसरा पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीपों में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि इनका भविष्य अच्छा नहीं है, ये धीरे धीरे समाप्त हो रही है, चलवासी प्रसारण समाप्त हो रहा है। और आपके एक प्रश्न और आएगा, क्या स्थानांतरित कृषि भी समाप्त हो रही है? तो इसके पीछे काम है, सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या, ये सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या है बढ़ती जनसंख्या के साथ राजनीतिक सीमांकन। जैसे जैसे बढ़ रही है जनसंख्या, देशों ने क्या किया है, जैसे ही देश है उन्होंने आजादी प्राप्त की, और आजादी प्राप्त करने के बाद में अपना सीमांकन कर लिया। पहले भारत पाकिस्तान एक था, लोग तिब्बतीय क्षेत्र में हैं, अपने पशुओं को चराने निकल जाया करते थे, फिर पाकिस्तान वाले भागों में पशुओं को चराने निकल जाया करते थे। अब जा सकते हैं क्या? अगर कोई गलती से भी निकल गया तो वो कई वर्षों तक नहीं आता। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि उनके परिवार समाप्त हो गए, लेकिन वो लोग आए नहीं, वो चरवाहे आए नहीं, क्योंकि क्या हो गया? राजनीतिक सीमांकन हो गया। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो नियोजित बस्तियों का प्रसार, ठीक है। और चारागाह भूमि की क्या हुई? चारागाह है भूमि की कमी, चारागाह भूमि की क्या हो गई? कमी। तो ये सारे कारण आपके चलवासी पशुचारण और स्थानांतरित कृषि दोनों के लिए प्रश्न आ जाए। दोनों का एक ही है, बढ़ती जनसंख्या जिससे नियोजित बस्तियों का निर्माण हो रहा है, चारागाह भूमि की कमी हो रही है, और राजनीतिक सीमांकन। इन्होंने क्या किया है? इन क्रियाओं को धीरे धीरे क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। तो समझ में आ गया बेटा? चलवासी पशुचारण, हमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, एक तो इसकी प्रक्रिया, एक इसके क्षेत्र, और एक अलग से बिंदु आया है ऋतु प्रवास, इसकी परिभाषा भी आ सकती है, और कौन कौन से पशु पाले जाते हैं। इसके बाद अगली बात हम करें, अपने पास में 5-7 मिनट का टाइम है। क्लास अगर समय से पहले ड्रॉप होती है तो कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा,
क्योंकि फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं और 2 4 5 स्टूडेंट हैं, फिर वो समझ नहीं पाते उस चीज़ को, इतनी देर क्लास ले रहे हैं फिर नहीं समझ पाते। देखो, वाणिज्य पशुचारण